तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, आपका पढ़ाई भी बढ़िया चलता होगा। तो कॉपी कलम लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि गुरुवाणी क्लासेस लेके आ गई है आपका फिर से क्लास 12 का काव्य खंड का आपका पहला चैप्टर करबक, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। और पूरा कविता को आप देखने के लिए और क्लास 12 की पूरा हिंदी का तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 का क्लास 12 का हिंदी का काव्य खंड। अब आपका पूरा सीरीज चलेगा काव्य खंड का, ठीक है। तो आज का है पहला चैप्टर आपका करबक। करबक लिखा किसने है? करबक कविता के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि करबक पाठ के या करबक कविता के रचनाकार कौन है? तो आपको आंसर क्या देना बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। और इसका जन्म की अगर बात करें तो जन्म इसका 15वीं सदी उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है? बाद। 15वीं सदी के बाद हुआ था, ठीक है। अनुमानतः 1492 में अनुमानतः है, ठीक है। क्यों अनुमानतः इसलिए बच्चों कहा जाता है कि आज से अगर 20-30 साल पहले की बात करें तो बच्चों की माँ बाप जो पहले के 20-30 साल पहले के माता पिता बहुत कम बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी अच्छा से याद रखते थे, ठीक है। तो ये तो 1492 की बात कर रहे हैं, तो संभवतः बात है कि अनुमान ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना तो मुश्किल वाली बात था। तो अनुमान लगाया गया 1492। और निधन का बात करें, निधन का मतलब मृत्यु उसका कब हुआ था? 1548। ये भी आपका अनुमानतः याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? ऐसा भी कोई 15वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी, तो आपको ये सदी में याद रखना है आपका 15वीं। और अगर पूछेगा ईस्वी में तो आपको 1492, ठीक है। और मृत्यु पूछेगा आपका 1548। यहां तक क्लियर है। अगला चलिए, अगर निवास स्थान आपसे पूछेगा तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हो अभी उत्तर प्रदेश का एक जिला अमेठी भी है, तो ये अमेठी का जायस गांव का नाम था, ठीक है। और राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिता इसका क्या था? मलिक शेख ममरेज। याद रखिएगा, पूछता क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था, ठीक है। क्या याद रखोगे बच्चों? मलिक शेख ममरेज। और इसी का और दूसरा नाम था मलिक राजे अशरफ। क्या नाम था? मलिक राजे अशरफ। अक्सर क्वेश्चन में आपका मलिक शेख ममरेज ही रहेगा, ठीक है। और उसका ऐसे दूसरा नाम था मलिक राजेश अशरफ, जो बोलचाल की भाषा में गांव के लोग उसको बोलते होंगे। और गुरु उसके क्या थे? सूफी संत शेख मोहिदी। याद रखिएगा, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये उसके दोनों गुरु थे जिससे इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया था, ठीक है, जिससे इन्होंने शिक्षा लिया था। अगला इसका कृति, इन्होंने क्या क्या किसका रचना किया था? किसका रचना किया था? इसका सबसे फेमस है पद्मावत। सबसे फेमस क्या है? पद्मावत। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, क्योंकि आपका जो करबक में दूसरा पद जो दिया गया है ये पद्मावत का ही दिया गया है। तो आप पद्मावत पे एक मूवी भी आया है, आप देखे होंगे, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो इसमें किरदार निभाए हैं, ठीक है। और एक अखरावट है चित्ररेखा। और याद रखिएगा कहरा नामा, याद रखिएगा, आखिरी कलाम, मसला या मसलानामा, ठीक है। ये इसका मुख्य कृति है, याद कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सारा याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन रहेगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, कहरानामा, आखिरी कलाम और मसलानामा या मसला, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे रहता है ये। और उसके बाद है और एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है बच्चों, इसको याद रखिएगा कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता था? प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी को। और इसका शॉर्टकट में नाम जायसी भी है, कहीं कहीं आपको जायसी भी मिलेगा, आप याद रखिएगा, इसी का नाम है जायसी। अगर पूछ दे आपको क्वेश्चन में तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो पूछेगा प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, याद रहेगा आपको। चलिए अगला देखते हैं, इसका व्यक्तित्व क्या था? इसका व्यक्तित्व क्या था बच्चों? याद रखिएगा, चेचक के कारण रूपहीन। चेचक आप जानते हो, आज भी हमारे यहाँ होता है चेचक, ठीक है। और हम लोग गांव की भाषा में उसको माता बोल देते हैं, ठीक है, छोटी माता, बड़ी माता, उसी को चेचक बोलते हैं, ठीक है, जो फुंसी टाइप का होता है आपका और बहुत ही दर्दनाक टाइप का होता है, ठीक है। तो चेचक के कारण रूपहीन, आप जानते हो चेचक जिसको बहुत ज्यादा गंभीर हो गया तो दाग दाग टाइप का फेस पे रह जाता है या शरीर में रह जाता है। तो उस समय तो उतना टीका वीका नहीं आया था, तो एक बार जिसको चेचक हो गया तो बहुत भयानक हो जाता था, क्योंकि उसमें कोई ऐसा एंटीबायोटिक या उसका टीका नहीं आया था। अब तो उसका टीका वगैरह आ गया तो बहुत कम इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। तो उस समय इसको जब चेचक हुआ था तो उसके कारण रूपहीन हो गया था। और रूपहीन मतलब
फेस खराब हो गया था, और बाईं आंख से और कान से वंचित था, और बाईं आंख और इसका कान से वंचित हो गया था। जब उसको चेचक हुआ था, आंख और कान से वंचित हो गया था, मतलब आंख और कान इसका समाप्त हो गया था। और ये इसका जो कविता आप करबक जो पढ़ोगे, इसका भाषा क्या बच्चों, ऐसी का जो कविता लिखा था उसका हिंदी देखते हैं, ठीक है। अब उसका हिंदी में क्या है, तो सबसे पहले आपको हिंदी जानने से पहले आपको शब्दार्थ देखना होगा, ठीक है बच्चों। तो शब्दार्थ में देखिए, गुणी का मतलब होता है गुणी या गुणवान। गुणी का मतलब क्या होता है, गुणी या गुणवान। सोई का मतलब होता है वही। जेई का मतलब जिसने, याद रखिएगा ये सबको पूरा रट लीजिएगा, जब तक नहीं रटिएगा तब तक आपका हिंदी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हिंदी को आप इस तरह से कीजिएगा ताकि आप भी उस हिंदी को खुद से करने का आपके पास क्षमता हो जाए। इससे क्या फायदा होगा आपको, आप जब खुद से हिंदी कर लीजिएगा तो आपको फायदा क्या होगा, आंसर राइटिंग और व्याख्या करने आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर और व्याख्या आता ही आता है, ठीक है। तो विधि का मतलब ईश्वर भगवान, अवतारा का मतलब अवतार दिया, जन्म दिया, दिन का मतलब दिया, सुझा का मतलब देखा। हम लोग बोलते हैं ना घरेलू भाषा में सूझा, सुस्ताने है तुमको, बोलता है ना, वही सूझा, ठीक है। उआ का मतलब उदित, सुख का मतलब शुक्र नामक तारा, जो आप देखते हो भोर में बहुत चमकीला तारा होता है, उसको बोला सुख। नखतन महा का मतलब है नक्षत्रों के मध्य, जो इतने सारे नक्षत्र देख रहे हो, ग्रह देख रहे हो, उसके मध्य बीच में। जौ नहीं मतलब जब तक, जौ नहीं का मतलब जब तक, याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद अम्बही का मतलब आम में आम का फल है ना। डाब का मतलब फुर्ती मंजर, जो मंजर डाब में जो अभी का महीना जो फिलहाल चल रहा है, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, तो अभी का महीना में आप देख रहे हो आम में मंजर आ रहा है, ठीक है। तो वही बोला, डाब का मतलब फुर्ती मंजर। घड़ी का मतलब घड़ियां, और कलंक का मतलब कोयला। उसके बाद कंचन का मतलब कच्ची धातु, कंचन सॉरी ये कांच का मतलब कच्ची धातु, ठीक है। उसके बाद कड़ा का मतलब कड़ा या कठोर। चलिए अब देखते हैं इसका हिंदी। मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ जो आप हिंदी करबक का पहला अध्याय देख रहे हो, देखिएगा काव्य खंड का आपका ये पहला अध्याय का जो पद का पहला पद है, कौन सा पद है बच्चों, पहला पद है। देखिएगा, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, तो इसका हिंदी क्या हो, एक नैन, नैन का मतलब आंख, नैन का मतलब बच्चों आंख, तो बोला उनके पास केवल एक आंख है। तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि के पास सिर्फ एक ना आंख है। कितना आंख है, एक आंख है, क्योंकि आपको पता था, आपने कवि का परिचय में पढ़ा था कि चेचक के कारण उसका एक बाई आंख, एक कान से वो वंचित हो गया था और रूपहीन हो गया था। तो वही कहते हैं उनके पास केवल एक आंख है, उनके पास केवल एक आंख है, फिर भी वे गुणी है, फिर भी वो गुणवान है, ठीक है। आजकल हम लोग को इतना सारा सुविधा होने के बावजूद भी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सुविधा आजकल मिल रही है बच्चों को। तो अब देखिए, और बोला एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, समझ में आ गया। कवि एक आंख के थे और क्या थे, गुणवान थे। एक आंख के थे, एक ही आंख उसके पास था, लेकिन वो क्या थे, गुणवान थे, उसके पास गुण था। और क्या कहा, सोई विमोहा जी कवि सुनी। विमोहा, विमोहा का मतलब देखिएगा नहीं दिया है, विमोहा का मतलब विमोहित करना, मोहित कर लेना, विमोहा का मतलब मोहित कर लेना। सोई, अब सोई का मतलब दिया है वही, सोई का मतलब वही। जेई का मतलब क्या होता है, जेई देखिए दिया हुआ है, जेई का मतलब जिसने, तो मतलब जिसने भी इस कवि के बारे में सुना, याद रखिएगा, जिसने भी, यहाँ हिंदी हम लिख दिए ताकि आपको आसान हो, आप इसको कॉपी उतार लीजिएगा, पहले इस लाइन को उतारिएगा और इसका हिंदी आप कॉपी उतार लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहा, जिसने भी, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, जिसने भी, जेई मतलब जिसने भी इस कवि के बारे में सुना, ध्यान दीजिएगा, जिसने भी इस कवि के बारे में सुना, सोई विमोहा, सोई विमोहा, वही इसमें मोहित हो गए। क्या हो गए, मोहित हो गए। लिखे हिंदी, जिस किसी ने भी उनकी कविता सुनी उन पर मोहित हो गया, है ना। तो कितना बड़ी बात बोला है ना, कि कवि के पास एक आंख था, है ना, और एक आंख के बाद भी वो क्या थे, एक आंख और एक कान से वंचित, फिर भी वो गुणवान थे। और जिसने भी इस कवि के बारे में सुना और उसमें उन्होंने वही उस पर मोहित हो गया, है ना, मोहित हो गया, अपना मन हार गया। अब अगला लाइन देखिएगा, चांद जैस जग विधि अवतारा। वाह, कितना बड़ा बात बोला, चांद जैस जग विधि अवतारा। तो मीनिंग समझिएगा, चांद जैस, जैस का मतलब जैसा, जैस का मतलब, जई का मतलब जिसने, है ना, और जैस का मतलब जैसा होता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैसा। अब देखिए, जग का मतलब संसार, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जग का मतलब संसार, विधि का मतलब भगवान, ईश्वर, देवता, है ना। चांद जैस, है ना, जैसा, जैस का मतलब जैसा,
चांद जैसा भगवान ने उसको अवतार दिया, बनाया, जन्म दिया इस संसार में। ध्यान दीजिएगा इस लाइन का, चांद के जैसा उपमा दिया, चांद से उसको तुलना किया कवि का, कि भगवान ने उसको इस संसार में चांद के जैसा अवतार दिया, है ना। और दिन कलंक किन उजियारा, है ना। दिन कलंक, कलंक का मतलब क्या होता है, अब लोग बताइए कलंक का मतलब क्या होता है ना। लांछन लगाना, है ना, इसको कलंक बोलते हैं। और बोला ईश्वर ने चांद की तरह इस संसार में अवतार दिया, चांद में दाग है फिर भी वह पूरे संसार में रोशनी देता है, वैसे ही कवि शरीर में दोष है फिर भी उनकी कविता का प्रकाश चारों ओर फैला है ना। यह कविता हो जाएगा, कवि का प्रकाश या कविता का प्रकाश चारों ओर फैला है। तो जिस तरह चांद इतना सुंदर होने के बावजूद भी उसमें भी एक कलंक है ना। वो जो चांद है आप जानते हो कि उसका उपमा देते हैं, है ना, आजकल के जो होते हैं, ठीक है, लैला मजनू सब, हम तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आ जाएंगे, तो उसका उपमा देते हैं चांद का, ठीक है। तो ही बोलते हैं कवि के लिए भी बोले कि चांद जैस जग विधि होता रहा, चांद के जैसा संसार में उतना सुंदर बना के, है ना, गुण से सुंदर बना के कवि को अवतार दिया, जन्म दिया भगवान ने, इस संसार में लाया। और क्या बोला, दीन कलंक किन उजियारा, जिस तरह चांद में भी कलंक है, मतलब दाग है, और उस तरह कवि में भी दाग है। क्या दाग था कवि में, रूपहीन है। कैसा है, रूपहीन है, और एक आंख और एक कान से वंचित है ना। समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, लेकिन उन्होंने भी चांद जैसा संसार को प्रकाशित किया, कैसे, अपने लेखन से, अपनी काव्य रचना से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। जग सूझा एक ही नैना, अब देखिए वही लाइन को बोला, जग सूझा, जग का मतलब संसार, जग सूझा एक ही नैना, पूरा संसार को उन्होंने एक ही आंख से देखा, ठीक है, पूरा संसार को उन्होंने एक ही आंख से देखा। और उआ सुख अस नखतन माहा, क्या बोला, उआ सुख जस नखतन माहा, है ना। उआ सुख जानते हो आप लोग, सुख का मतलब शुक्र तारा, उआ का मतलब उदित। देखिए इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुक्र का मतलब शुक्र तारा, याद कर लीजिए, ना तो बड़ी मार लगेगा चुट्टा सब, है ना। और बोला क्या, उआ सुख, अब देखिए यहाँ देखिएगा, उआ सुख अस नतकन माहा, और उसको शुक्र तारा जैसा, है ना, शुक्र तारा, उआ सुख उदित किया, है ना, शुक्र तारा जिस तरह नक्षत्रों के बीच, नतकन माहा, अस नतकन माहा, देखिएगा नतकन नक्षत्रों के मध्य, इतने सारे नक्षत्रों के मध्य जो शुक्र तारा आप सुबह देखते होंगे, भोर में जो तारा चमकता है, शुक्र तारा कितना चमकीला होता है ना। आप जानते हो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। तो वही बोला, उसका उपमा दिया, कवि के लिए उपमा दिया है, उससे तुलना किया है। क्या बोला, हुआ सुख जस अस नखतन माहा, और जिस तरह शुक्र तारा इतने नक्षत्रों के बीच चमकीला तारा कहलाता है, चमकीला ग्रह कहलाता है, उसी तरह इतने बड़े संसार में, है ना, इतने जनसंख्या में, और कवि ने भी अपना लेखन से उसी शुक्र तारा के जैसा क्या हो गए, चमकीला बन गए और प्रकाशित हो उठे। शुक्र तारा जैसा उसका उपमा दिया, उससे तुलना किया शुक्र तारा से। और क्या कवि अपनी एक ही आंख से पूरी संसार को देख लिया, है ना। वे नक्षत्रों के मध्य उगे हुए शुक्र तारों के समान चमक रहे हैं, और उसको कहा नक्षत्रों के मध्य जिस तरह शुक्र तारा चमक रहे हैं, उस तरह इस संसार में इतने जनसंख्या के बीच और ये कवि मलिक मोहम्मद जायसी भी चमक रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जो लही अम्बही डाब न हुई, बहुत बड़ी बात कही, सुनिएगा, बहुत अच्छा मीनिंग है। जो लही अम्बही डाब न हुई, बोलता है जो लही, जब तक, जो लही का मतलब जब तक, देख लीजिए शब्दार्थ याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बोला जो लही अम्बही डाब न हुई, जब तक आम में, डाब का मतलब मंजर नहीं निकलते हैं, है ना। तो बोलता जब तक आम में मंजर नहीं निकलते, तो नहीं सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे अभी का जो प्रेजेंट में आप देख रहे हो, मंजर आया होगा, बगीचा जाओगे, कितना अच्छा सुगंधित करता है, बहुत सुगंधित करता है, वो मन लग जाता होगा। और जब मंजर आने से पहले बगीचा जाइएगा, एकदम सुगंध करता है क्या, नहीं करता होगा। तो ही बोला कि जो नहीं अम्बही डाब न होई, तो नहीं सुगंध बसाई न सोई, जब तक आम के पेड़ों पे मंजर नहीं आती है, तब तक वो सुगंधित नहीं होते हैं। उसी तरह यहाँ कभी कहते हैं इंसान के लिए, इस मानव के लिए कहते हैं, जब तक आपके अंदर गुण नहीं होगा, तब तक आपका इस संसार में मान सम्मान नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन है आपका, देखिएगा करबक का अगला लाइन क्या है, किन समुद्र पानी जो खारा, ध्यान दीजिएगा, किन समुद्र पानी जो खारा, खारा का मतलब पानी जो खारा होता है उसका नमकीन, जिस तरह
देखिएगा, समुद्र का पानी खारा है, लाइन देखिएगा इसका हिंदी, समुद्र का पानी खारा है इसलिए वह इतना विशाल, असीम और अथाह है ना, जिसे पार करना मुश्किल है ना। क्या बोला, जिस तरह समुद्र का पानी खारा है और इतना अथाह और असीम है, और पार करना क्या है, तो अति भई असुज अपारा, है ना, उसे पार करना क्या है, बहुत मुश्किल है, इतना विशाल और अथाह है, पार करना बहुत मुश्किल है ना। और देखिएगा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, आप सुने होंगे शिव कथा में कि जब सुमेरु पर्वत को शिव जी ने विनाश करने के लिए चाहा, है ना, अपना त्रिशूल को उठाया तो क्या हो गया, भा कंचन गिरी आग लगासा। तो वो मतलब जैसे शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया, है ना, सुमेरु पर्वत को विनाश करने के लिए, तो क्या हो गया, भा कंचन गिरी आग लगासा, आग लाग आकाशा। तो वो पर्वत, सुमेरु पर्वत, है ना, सोने का बनकर क्या हो गए, आकाश को छूने लगे, है ना। आप कथा देखे होंगे, सुने होंगे। तो रावण उसी सुमेरु पर्वत को ना लेके जाना चाहता था, जो अपने पैर के अंगूठे से शायद भगवान शिव ने उसको दबा दिया था, है ना। तो अब सुनिएगा, जब शिव जी ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट किया, है ना, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से, अपने त्रिशूल से नष्ट किया, तो तभी वह सोने का होकर आकाश को छूने लगा। समझ में आ गया आपका इसका लाइन का हिंदी। और है, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, है ना, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा। अब समझिएगा, जो लही घड़ी कलंक, कलंक का मतलब क्या होता है, दाग, कलंक का मतलब दाग, कलंकित करना, है ना। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक कच्चे सोने को तपाने वाले पात्र में तपाया नहीं जाता है ना, जब तक, है ना, जब तक, है ना, क्या बोला, सुनिएगा ध्यानपूर्वक, जब तक सोने को पिघलाने वाले पात्र में, है ना, पात्र में तपाया नहीं जाता है, मतलब पिघलाया नहीं जाता है ना, तब तक, और कांच हो ही ना कंचन करा, तब तक वो क्या होता है, तब तक वह असली और कठोर मजबूत नहीं बन सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब तक सोने को तपाएंगे नहीं, आग में पिघलाएंगे नहीं, तब तक वो एक गहने के रूप में धारण नहीं हो सकता है, गहना नहीं बन सकता है। उसी प्रकार देखिए, कवि ने अपना उपमा दिया है कि जब तक आप अपने आप को, खुद को नहीं तपाओगे, तब तक आप भी संसार में सफल नहीं हो पाओगे बच्चों, ठीक है। तो कवि ने कितना बड़ा बात है, कवि को ऐसा कहा भी जाता है, कविता को गागर में सागर, है ना, कविता का जो लाइन होता है वो गागर में सागर होता है बच्चों। मतलब अर्थात गागर एक छोटा सा पात्र, गमला में पूरा समुद्र को हटाने का, सागर को हटाने का पावर होता है एक कविता में, है ना। तो इसीलिए इस लाइन से क्या कहा, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक सोने को तपाया नहीं जाएगा, उसको पिघलाने के लिए आग में झोंका नहीं जाएगा, तब तक कांच हुई नहीं कंचन करा, कंचन का मतलब सोने, तब तक वह सोने का कड़ा नहीं बनेगा, सोने का मजबूत कड़ा नहीं बनेगा, गहना नहीं बन सकता है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, है ना, सब क्या बोलते हैं कि ध्यान दीजिएगा, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, एक आंख से, है ना, एक आंख, है ना, कवि का एक आंख, देखिए कवि के एक आंख दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। क्या बोला, सुनिएगा ध्यान से, एक नैन जस दर्पण, तो और ते ही निर्मल भाव, कवि का क्या था, कवि एक आंख दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। कवि का जो एक आंख था, है ना, वो निर्मल और स्वच्छ है। कैसा है, निर्मल और स्वच्छ है। और क्या बोलते हैं, दूसरा लाइन देखिएगा, सब रूपवंत गही मुख जेवही कई चाऊ, बड़े बड़े रूपवान लोग भी उनके चरणों में गिरकर उनके मुख की ओर बड़े चाव से सम्मान पूर्वक देखते हैं, है ना। और बोलते हैं जिस तरह रूपवान लोग भी दर्पण के सामने आकर अपने रूप को निहारते हैं, उसी तरह जिसने भी इस एक नैन वाले कवि मोहम्मद जी को सुने, मलिक मोहम्मद जायसी जी को सुने, उन्होंने भी अपने बड़े बड़े रूपवान लोग भी उसके चरणों में गिरकर उनके मुख की ओर बड़े चाव से, चाव का मतलब सम्मान से देखे। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और इसका पद 2 पद है, ये पहला पद था और दूसरा पद आपका पद्मावत का होगा। और पद्मावत का आप थोड़ा सा कहानी को पढ़ के देख के आइएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा उसका हिंदी। तो ठीक है, आप पद्मावत के बारे में जानते हो कि उसका मूवी भी एक आया है पद्मावत पे, जिसमें आपको बताएं कि रणवीर कपूर, शायद रणवीर सिंह या रणवीर कपूर है, और
दीपिका पादुकोण हीरोइन है, उसमें पद्मावत की रोल की है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा। और इसका पद्मावत इसी मलिक मोहम्मद जायसी के रचित है काव्य, और बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य है। इसका हिंदी भी बहुत मज़ेदार है, आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। हम आपको इसी तरह आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो अगले पार्ट 2 के लिए आप इंतज़ार कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कितना जल्दी पार्ट 2 चाहिए। तो इसी तरह का वीडियो आप देखने के लिए और हिंदी का पूरा क्लास करने के लिए क्लास 12 का, आप हमारे चैनल गुरुवाणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त यार फ्रेंड है ना, उसको शेयर कीजिए और बताइए कि क्लास 12 की पूरी क्लासेस आपका गुरुवाणी ऑनलाइन क्लासेस पे होगी। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और शेयर के लाइक शेयर और शेयर के बगल में आपका एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारा नया वीडियो आया आपका, इसका पार्ट 2 आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को जल्दी देख पाएं। धन्यवाद।